सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप पेट दे रहे हों, एसएससी दे रहे हों, यूपीपीसीएस दे रहे हों, आरओ 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेंस दे रहे हो, क्योंकि ये जो फैक्ट हैं आरओ के मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक गठबंधन जो है उसके तहत क्या चीजें थी वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखते हैं पहला क्या था। यहाँ पे जो ब्रिटिश सेना के जो खर्चे थे, ठीक है, वो अपने खर्चे पर, यानी कि जो इंडिया ब्रिटिश सेना के जो खर्चे होंगे वो इंडिया झेलेगी, मतलब भारत के जो रेवेन्यू से जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, शासक के दरबार में ब्रिटिश निवासी, यानी कि जो शासक होता था ना उसके दरबार में ब्रिटिश जो है वो निवास करेंगे, मतलब उनके एज अ आर्मी बनकर उनके यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और उनकी क्या करें, आंतरिक और बाहरी खतरों से उनकी रक्षा करेंगे। और उसका पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट करेगा इंडिया, ठीक है। मतलब जिसके शासक के दरबार में रहेंगे वो शासक इसको पेमेंट करेगा। अगला है, कोई भी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना भी यूरोपीय ब्रिटिश को छोड़कर किसी भी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी जो रियासत शासक है, यानी कि कोई भी जो शासक होता था, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था, ये लोग ब्रिटिश को छोड़कर किसी भी बाहरी बाहरी जो अलायंस होते थे, जैसे कि फ्रेंच हो गए, उनके साथ में ये लोग अलायंस नहीं कर सकते थे, मतलब उनसे गठबंधन नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर गठबंधन करते हैं तो सबसे पहले इनसे पूछना पड़ेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है, क्योंकि ये लोग डरते थे कि कोई बाहरी आकर के इन लोगों को अपने अलायंस में ना मिला ले, इसलिए ये एक संधि कर लेते थे जिससे सबको बांध लेते थे ना। तो अगला यहाँ पे क्या है, सहायक गठबंधन लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो अलायंस होता है ना, अलायंस ALLIANC, ठीक है, सब्सिडरी जो अलायंस था वो क्या था, किसके काल में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। कब? लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासनकाल कब है? 1798 से 1805 के काल में हुआ, ठीक। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, अलायंस और वेलेस्ली, वेले है ना, वेले जब ऐसे लिखेंगे वेलेस्ली, ठीक है, उसमें भी डबल एल आ रहा है, WE के बाद में डबल एल ही तो आ रहा है, और यहाँ भी अलायंस में भी डबल एल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेना। जो सहायक संधि थी, यानी जो सब्सिडरी अलायंस था वो कौन लाया था? वेलेस्ली लाया था। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1798 से 1805 के टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सहायक गठबंधन कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले किसके साथ हुआ? तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, आपका सबसे पहले हुआ हैदराबाद के साथ, ठीक है, फिर हुआ मैसूर के साथ, फिर हुआ तंजौर के साथ, फिर हुआ अवध के साथ, फिर पेशवा, फिर भोसले, फिर सिंधिया और फिर होलकर हैं। तो इनको पहले तो हम ये जो यहाँ पे ऊपर के दिए हुए 4 हैं इनको पहले याद करते हैं, क्योंकि ये अवध का अलायंस था, इतने सारे ये अवध के अलायंस थे, तो इनको हम पहले याद करते हैं। HMT, अपने HMT की वॉच के बारे में अगर नहीं पहनी है इसकी वॉच तो सुना तो जरूर ही होगा, है ना, कि HMT कंपनी की भी वॉच आती है। तो अवध, पहले तो आप HMT पढ़ लेना, उसके बाद में अवध, ठीक है। HMT की वॉच किसके पास थी? अवध के पास थी, ठीक है, ठीक है। तो HMT के पास वॉच किसके पास हो जाएगी? अवध के पास हो जाएगी। तो हैदराबाद का जो ये अलायंस हुआ था वो 1798 1800 में हुआ, सबसे पहले हुआ था। उसके बाद 1799 में हुआ मैसूर के साथ, फिर हुआ 1799 में तंजौर के साथ, फिर हुआ अवध का 1801 में, ठीक। तो आपका HMT से ये याद हो गया। अगला है आपका पेशवा, भोसले, सिंधिया और होलकर, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? PBSH, ठीक है। तो PBSH याद कर लेना इसका, PBSH। वैसे भी इन पेशवाओं को, ये जो पेशवा थे इनका वैसे भी याद ही रहता है, क्योंकि पेशवा जब जैसे पढ़ेंगे भोसले सिंधिया होलकर, पेशवा भोसले सिंधिया होलकर, इनको बार बार बोलेंगे ना तो आपको याद ही हो जाएगा। जैसे ऐसे जैसे नहीं सब्जी वाला बेचता है धनिया मिर्च मटर, ऐसे करके इसको याद कर लेना कि पेशवा भोसले सिंधिया होलकर, है ना। क्या हो गया? PBSH हो गया। जो आपका पेशवा है वो 1801 में हो गया, और फिर जो भोसले है वो 1803 में हो गया, सिंधिया जो है वो 1804 में हो गया, होलकर जो है वो 1818 में हो गया, ठीक है। तो हमने आपको जो ट्रिक बताई है उसको आप नोट भी कर लीजिएगा। वैसे आपको ये जो नोट्स हिंदी में है ये मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, वहाँ उसका जो टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए 1799 का जो सेंसरशिप अधिनियम था, पहला औपचारिक प्रेस सेंसरशिप, मतलब जो पहला प्रेस अधिनियम था, इसको प्रस्तुत किसने किया था? वेलेस्ली। किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। प्रेस पर सख्त नियंत्रण के लिए अधिनियम में पूर्व सेंसरशिप लागू की गई, जिसका अर्थ था कि सभी प्रकाशनों विशेषकर समाचार पत्रों को सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इसका मतलब जानते हो क्यों इन्होंने ये कानून प्रेस पर नियंत्रण करने का क्यों बनाया? क्योंकि जो अपने पेट्रियट्स थे ना, जो देशभक्त थे या कहें क्रांतिकारी लोग थे, जो देश के लिए आजादी चाहते थे, इन लोगों से मुक्ति चाहते थे, ठीक है।
वो क्या करते थे, अपने लेख लिखते थे समाचारों में, ठीक है। उन समाचारों को जब आम जनता पढ़ती थी, ठीक है, जो आम जनता इन लोगों के बारे में नहीं सोच पाती थी, वो लोग क्या करते थे, समाचार पत्रों से उन्हें चीजें पढ़ने को मिलती थी, लेखों से चीजें जानने को मिलती थी कि अच्छा ये लोग ये भी कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से वो लोग ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके से लेखों के द्वारा या न्यूज़पेपर्स के द्वारा या किसी भी तरीके से ये लोग हमारे लोगों जो हमारी गवर्नमेंट अच्छी खासी चल रही है, इसके खिलाफ आम जनता को भड़काएं, है ना। तो ये लोग यही कर दिए सीधे कि प्रेस पर ही नियंत्रण लगा दिए, ठीक है। तो ये किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली। कैसे याद रखेंगे, वेलेस्ली यानी कि अभी हमने पढ़ा था, वेलेस्ली के बारे में ही पढ़ा था ना कि वो आपका ये क्या था, इसने क्या किया था, अलायंस किया था, अलायंस किया था। इसमें भी वेलेस्ली में भी ऐसे एल आ रहा था ना, वैसे ही। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1700, इसका हमने टाइम पीरियड देखा था, 1798 से 1805 था ना, 1805 था, 1798 से 1805 था। और यहाँ पे ये कब आया, जो प्रेस अधिनियम एक्ट, जो नियंत्रण एक्ट था, यह 1799 में। तो इसी के टाइम पे हो गया, ठीक है। अगला यहाँ क्या हुआ, फ्रांसीसी हमले की आशंका। इन लोगों को क्या हो गया कि फ्रांस जो है वो अटैक कर सकते हैं। अगला, इनका मुख्य उद्देश्य किसी भी ब्रिटिश विरोधी भावना, अफवाहों या रिपोर्टों को रोकना था, जो विद्रोह या ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना को भड़का सकती थी। वही हमने बताया ना कि इनका यही उद्देश्य था इसको, इस एक्ट को लाने का, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश विरोधी भावना लेखों के द्वारा फैलती है, ठीक है, अफवाहें, रिपोर्ट को रोकना, है ना, जिससे आम जनता जागरूक ना हो पाए, उनको हम जो उद्देश्य लेकर आए हैं यहाँ इंडिया में, उन चीजों को पता ना चल पाए इन लोगों को, है ना, और हम अंदर से इंडिया को खाली करते रहे। फिर अगला यहाँ पे क्या है, मुद्रकों और प्रकाशकों को प्रकाशन जारी रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। क्या था, अब इन्होंने क्या कर दिया, जो प्रकाशक लोग थे उनको क्या कर, लाइसेंस मतलब नेसेसरी कर दिया। लाइसेंस जब नेसेसरी हो जाएगा, जब लाइसेंस नेसेसरी हो जाएगा तो आप इस तरीके की न्यूज नहीं छाप सकते ना, आप वही छाप सकते हैं जो ये लोग आपको एक रिपोर्ट के थ्रू बताएंगे, है ना, कि इस तरीके की न्यूज आप छाप सकते हैं, इस तरीके की न्यूज आप नहीं छाप सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज में छाप सकते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि इंग्लिश में ही ज्यादातर मतलब न्यूज छपी जाए, ठीक है, क्या हो कि इंग्लिश में ही न्यूज छपी जाए। जब इंग्लिश में ही न्यूज छपेगी तो जो हिंदी मीडियम वाली जनता है, यानी कि जो आम जनता है, वो तो इंग्लिश बहुत ज्यादा जानती ही नहीं है, तो वो लोग तो जानते ही नहीं है इंग्लिश, तो वो कैसे पढ़ेंगे फिर। तो वही इन लोगों का जो उद्देश्य था, ये था आपका जो प्रेस सेंसरशिप एक्ट आया था 1799 का। अगला यहाँ पे आ गया लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसने क्या किया ये देखते हैं। इसने लॉर्ड डलहौजी का जो शासन काल है 1848 यानी और 1856 के बीच में, ठीक है, ये इसका शासन टाइम है, याद रखना कि इस बीच में इसने बहुत सारी जो काम किए हैं उनको हमसे पूछा जाता है। जैसे कि इसने लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की स्थापना की, ठीक है। अगला क्या हुआ, पीडब्ल्यूडी के स्थानीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा हेतु उत्तर पश्चिम में थॉमसनियन सिस्टम का गठन किया, ठीक है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो थॉमसनियन सिस्टम है ये किस लिए आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पीडब्ल्यूडी के स्थानीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आया था, ठीक है। अगला बात वहां पे अगला क्या उसने ये किया कि उन्होंने जलियांवाला के युद्ध के बाद तृतीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के दौरान पंजाब पर कब्जा कर लिया, लेकिन तुरंत नहीं, ठीक है। मतलब ये जब तुरंत इन्होंने क्या किया था, तृतीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब पर कब्जा कर लिया था। यहीं पर तो चिलैया युद्ध हुआ था ना, चिलैया वाला युद्ध हुआ, या वहां पहुंच गया पंजाब में चिलैया वाला युद्ध करने के लिए, और तुरंत जैसे ही उसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किया तुरंत उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया। अगला इसने क्या किया, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का गठन किया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि चूक सिद्धांत कालक्रम। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी इसके जरिए क्या करता था, लैप्स कर लेता, मतलब हड़प लेता था। डॉक्ट्रिन थी ना, ये क्या करता था, हड़प लेता था। किसको हड़प लेता था, जो रियासतें थी। इसके बहुत ही कह सकते हैं ऐसे ऐसे इसने क्राइटेरिया बनाए, जो रियासतें थी, जैसे कि आपका झांसी हो गया, सतारा हो गया, संभल हो गया, है ना, जैतपुर हो गया, इन सबके लिए एक एक अलग स्पेसिफिक बना दिया। यानी कि अगर किसी के चाइल्ड नहीं है ना, तो उसके सक्सेसर को उसका उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया जाएगा, उसका खुद का बेटा होगा तभी उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। और अवध को उन्होंने अवध को हड़प लिया, जैतपुर को हड़प लिया। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, पहले ये आपका देखिए, पहले इसने सतारा को हड़पा, ठीक है। फिर क्या किया, ये इस सिद्धांत के तहत पहला शामिल किया गया यही था, सतारा ही सबसे पहले शामिल हुआ। उसके बाद में किसे शामिल, जैतपुर एंड संभलपुर को शामिल किया 1849 में। एक ही वर्ष में 2 राज्यों का विलय कर लिया, ठीक है। अगला बघाट 1850, उदयपुर, फिर हो गया 1852 में झांसी, फिर हो गया आपका 1853 में, और फिर आपका हो गया नागपुर 1854 में, ठीक है। फिर अवध को क्या किया इसने,
अवध को इसने कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में, इसको जब कोई कारण नहीं मिल रहा था अवध के साथ, तो इसने क्या कर दिया कि कुशासन का आरोप लगाकर इसको भी हड़प लिया। अब बात ये आती है कि इसको हम याद कैसे करेंगे, है ना। इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ, जो कि संभव सर है ना, बी ऑफिसर मैक ऑफिसर वाले, उन्होंने बताया था कि एक उन्हीं की ट्रिक है। संभव जैन, संभव जैन, संभल कर भागो, उड़ने के झांसे में ना आओ। तो यहाँ पे संभल से हो गया, संभव से हो गया संभल, जैन से हो गया जैतपुर, फिर है संभल यानी कि हो गया ये जो संभव है इसे हो गया सतारा, ठीक है। फिर जैन से हो गया जैतपुर, फिर संभल से हो जाएगा आपका, फिर यहाँ आपका संभल से, अरे हट गया, क्या हो जाएगा, पहले हमने आपको बताया कि संभव जैन, यहाँ पे लिखते हैं संभव जैन, संभल कर भागो, उड़ने के झांसे में ना आओ। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए संभव से हो जाएगा सतारा, जैन से हो जाएगा जैतपुर, संभल से हो जाएगा आपका संभलपुर, भागो से हो जाएगा बगात या भगात, ठीक है। भागो या हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे भागो से हो जाएगा बगात, ठीक है। और उसके बाद उड़ने यानी कि उड़ने से हो जाएगा उदयपुर, फिर आपका झांसे से हो जाएगा झांसी, ठीक है। फिर आपका ना से हो जाएगा नागपुर, और फिर आओ से हो जाएगा अवध, ठीक है। तो हमने आपको ये जो ट्रिक बताई है, संभव जैन, संभल कर भागो, उड़ने के झांसे में ना आओ, ये ट्रिक अच्छी है, मतलब मुझे इससे ही याद हुआ है। अगर आपको कोई और ट्रिक से याद होता है तो आप उसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे 1853 में भारतीय रेलवे लाइन की शुरू की गई, ठीक है, बॉम्बे से थाने तक। कब शुरू की गई है? 1853, ठीक है। लेकिन ये 53 नहीं, 1800 कितना है, 54 है, यहाँ पे 53 लिखा हुआ है, ठीक है। 1854 है यहाँ पे। और यहाँ पे कलकत्ता में आगरा तक भारतीय डाक सेवा और टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। क्या किया गया था? भारतीय जो डाक सेवा है और यहाँ टेलीग्राफ लाइन वो शुरू की गई थी। अगला आपका फ्रेजर आयोग 1902 और 1903 के बीच में है। ये फ्रेजर आयोग बहुत पूछता है। अब देखते हैं फ्रेजर आयोग के बारे में क्या चीजें हैं। आधिकारिक तौर पर भारतीय पुलिस आयोग के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुई थी, इसीलिए इसका नाम फ्रेजर पड़ा, ठीक। पुलिस की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन एवं सुधार करना, प्रांतीय स्तर पर सीआईडी शाखाएं स्थापित करने का प्रस्ताव, जो सीआईडी है ना, वो इसी का प्रस्ताव के कारण आया था, ठीक है। और इसमें ये जो फ्रेजर आयोग आपसे पूछा जाए कि मेन चीज क्या है फ्रेजर आयोग की, तो आप क्या बताएंगे कि जो पुलिस पुलिस की कार्यप्रणाली थी उनका क्या था, मूल्यांकन और उसमें सुधार करने के लिए ये लाया गया था। कब लाया गया था? 1902। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रोनोलॉजी में यूपीपीसीएस की फेवरेट चीजें हैं, ये बहुत पूछता है। अगला आपका कारखाना अधिनियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कारखाना अधिनियम कब है? 1881 का, ठीक है। ये कब किसके टाइम पर आया? लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया। बाल श्रमिकों की कार्य स्थिति का विनियमन करना, जो एक इसमें क्या होता था, जो बाल श्रमिक कार्य करते थे उनकी जो स्थिति थी उसका मूल्यांकन करना या विनियमित करना कि कैसी क्या स्थिति है, उसके बारे में आया था। ये क्या करते थे, ये थोड़ी देखते थे इसमें बच्चा है क्या है। जब लोग किसी भी चीज का अपोज करते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए अगर 15 साल के लिए चीजें बोली गई है तो उसका 5 साल के लिए आते थे। जैसे कि यहाँ पे वर्ष में कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध, ठीक है। किस वर्ष के? 7 वर्ष के। 7 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध यानी कि किसी भी कारखाने, और भी हजार्डस कारखाने, जैसे कि कहीं पर पटाखे बन रहे हैं या कोई पेस्टिसाइड बन रहा है ना, या किसी भी तरीके की मतलब हजार्डियस चीजें जो हैं उनकी हेल्थ के लिए, वहां पे ऐसे कारखानों में काम कर रहे बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगला, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे जब कितने वर्ष के लिए बोला गया था? 12 वर्ष के लिए बोला गया था, बट इन्होंने माना कितना? 7 वर्ष, ठीक है। बच्चों के 7 से 12 वर्ष के लिए कार्य समय प्रतिदिन कितना हुआ? 9 घंटे। 12 वर्ष के लिए बोले गया था कि 12 वर्ष तक के बच्चों को काम नहीं ही किया जाएगा, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया कि 7 वर्ष तक तो प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को ये 9 घंटे तक काम करा रहे हैं धड़ाधड़, ठीक है। अगला क्या हुआ? 12+ वर्ष के बच्चे सामान्य दिनचर्या में काम कर सकते हैं, ठीक है। वो 12, अगर 12+ का बच्चा है तो सामान्य दिनचर्या का मतलब समझ लिया कि 12 घंटे 12 घंटे प्लस। ये लोग तो बहुत काम करते थे, 18 घंटे काम करवाते थे।
तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया। ये हमने देखा किसके टाइम पे आया था, प्रथम कारखाना अधिनियम इंपॉर्टेंट है 1881 का, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। और अगला आपका है यहाँ पे पूसा कृषि विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें फर्स्ट की ली हुई हैं। जैसे कि पूसा कृषि विश्वविद्यालय, आपसे पूछा जाए कि पूसा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ था, ठीक है, तो आप यहाँ कहाँ था, दिल्ली था, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट दिल्ली में नहीं था, अभी तो ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, बट अभी क्या है देखते हैं। 1905 में बिहार में लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया था, बिहार में स्थापित किया था। देखिए यहाँ से का से हो जाएगा आपका कृषि, ठीक है, अब का से हो जाएगा कर्जन, का से हो जाएगा कर्जन। तो इस तरीके से आपको थोड़ा हिंट मिल सकता है समझने के लिए। 1905 में बिहार में लॉर्ड कर्जन द्वारा स्थापित किया गया। बाद में 1934 में बिहार में आए भूकंप के बाद संस्थान को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। बाद में 1934 में क्या हुआ, बिहार में जब भूकंप आया उसके बाद में इस संस्थान को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला यहाँ पे कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और मशीनीकरण के लिए गठित किया गया था। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और मशीनीकरण के लिए गठित किया गया था ये, ठीक है। तो पूछा, अगर आपसे पूछा जाए पूछा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर था, तो ये पहले तो स्थापित बिहार में था 1905 में, बाद में ये कहाँ आ गया 1934 में आ गया आपका दिल्ली में, ठीक है। कहाँ आ गया 1934 में, दिल्ली में आ गया। अगला आपका यहाँ पे है देखिए हंटर आयोग, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हम यहाँ पे चीजें ले रहे हैं ये आपको अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे ना एज इट इज बिल्कुल सेम सेम मिल जाएंगे। इसीलिए हम आपके लिए ये चीज लेके आए हैं, क्योंकि इंग्लिश में थी तो बहुत बच्चे इसको बहुत अच्छे समझ नहीं पा रहे थे। देखिए हंटर आयोग कब आया, 1882 और 1883 के बीच में आया। इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त सर विलियम हंटर, ठीक है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसको किया गया। इसको नियुक्त किसने किया था, रिपन ने किया था, ठीक है। अगले हमने देखा था रिपन ने क्या किया था, ये देखिए प्रथम कारखाना अधिनियम जो है ये भी रिपन लाया था। उसके बाद में इसने क्या किया, हंटर आयोग जो कारखाना अधिनियम 1881 का था, उसके बाद तुरंत 1 साल बाद ये ले आया हंटर कमीशन जो 1882 का है, ठीक है। और इस ये भी रिपन के टाइम में आया और इसने नियुक्त किया था विलियम हंटर को हंटर आयोग की अध्यक्षता के लिए, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारत में शिक्षा का प्रसार करना तथा छात्रों का मूल्यांकन करना। 1854 में वुड डिस्पैच के बाद से हुई प्रगति क्या हुआ, इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, संपूर्ण भारत में शिक्षा का प्रसार करना तथा छात्रों का मूल्यांकन करना। 1854 के वुड डिस्पैच के बाद इसकी प्रगति हुई। अगला क्या है, तकनीकी ज्ञान के लिए उन्होंने 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज और 1854 में पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, ठीक है। जी आपसे पूछा जाए ना कि रुड़की कॉलेज की बात हो कि रुड़की कॉलेज कब ओपन हुआ था, तो ओपन हुआ था 1847 में, ठीक है। और पुणे कब हुआ, 1854 में हुआ। तो सबसे पहला कौन सा है, 1847 में रुड़की वाला है। उसके बाद में आपका जो 1854 में पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। कई स्थानों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें कवर कर ली। फिर अगला यहाँ पे देखिए कोलकाता ये हो गया आपका, जो कोलकाता का था ये कब खोला गया इंजीनियरिंग कॉलेज, ये 1835 में, ठीक है। मेडिकल कॉलेज जो 1835 में खोला गया। अगला मद्रास में जो है 1800 खोला गया आपका कितना, 1835 में ये भी खोला गया। और फिर आपका आ गया बम्बई का जो 1845 का था, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखा ऊपर की तरफ जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की 1847 का था, लेकिन यहाँ पे कोलकाता वाला तो इससे पहले कहा कि 1835 का है। और ये भी मद्रास वाला ये भी आपका 1835 का है, बम्बई 1845 का है, ठीक है। तो पहले आपका कोलकाता आ जाएगा, उसके बाद मद्रास आ जाएगा, फिर मुंबई आ जाएगी। KMB फिर R फिर P, KMBRP, KM फिर BRP, ये 5 है ना। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि पहला मेडिकल कॉलेज 1835 में कोलकाता के तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग द्वारा खोला गया था, ठीक है। तो जो पहला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया, 1835 में कोलकाता का था। पहला कोलकाता हो गया। दूसरा हमने क्या बताया था आपको, KM, ठीक है। M से हो गया आपका मद्रास वाला, KMB, B से आपका हो गया मुंबई वाला, ठीक है। T से हो गया आपका, T से आपका कौन सा हो गया, KMB, हाँ। फिर आपका हो गया R, ठीक है। फिर हो गया आपका R और P, R से आपका रुड़की हो गया और फिर आपका हो गया आपका पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर यहाँ पे कुछ याद रहने की इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कुछ रासायनिक है, कुछ रसायन है, उनके इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फॉस्फोरस है तो उसको हड्डियों के लिए यूज किया जाता है। अगला यहाँ पे फॉस्फोरस क्या हो गया, हड्डियों के इलाज के लिए होता है। अगर आपने किसी को ये क्या होते हैं कि वो लेग हो गया, इस चीजें जैसे कि हैंड लेग हो गया है ना, अगर नॉनवेज किसी को खाते देखा है तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी हड्डी को बहुत आराम से उसको लेते हैं और उसको क्या करते हैं, बार बार उसको मतलब उसको चूसने की कोशिश करते हैं ना। तो जब जैसे ही आपने किसी को हड्डी लेते हुए देखा है
तो उसमें से एक पदार्थ गिरता है, आपने अगर उसको कई बार देखा होगा, तो उससे क्या निकलता है, यही फास्फोरस होता है, ठीक है। फिर अगला सोडियम हो गया। यहाँ पे सोडियम से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए सोडियम किस लिए यूज होता है, तो आपको क्या बताना है, ब्लड सर्कुलेशन, इससे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आयोडीन से थायराइड होता है। थायराइड कहाँ पे होता है, जैसे ही आपका गला होता है ना, यहाँ पे ये आपका हो गया, जैसे कि ये आपका गला हो गया, ठीक है। तो ये इस गले में थायराइड होता है ना। आपने अगर आयोडीन का प्रचार देखा ना टीवी पे आता है, तो यहाँ पे लेडीज होती है जिसके गले में ये काफी चीजें बड़ा हो जाता है फूल के, इसमें जिसमें आपको क्या होता है, किसी भी चीज को खाने में और सांस लेने में सारी चीजों में दिक्कत होती है, ठीक है। कोबाल्ट क्या करता है, कोबाल्ट क्या करता है, जो होता है कैंसर को ठीक करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने फास्फोरस देखा, सोडियम देखा, आयोडीन देखा। तो अगला देखते हैं क्या पे है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है, ये इंटरस्टेट काउंसिल, ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल है 263, ठीक है। ये क्या, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप क्या बताएंगे, तो ये बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका आर्टिकल आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, क्योंकि आर्टिकल नंबर इसका 263 है। अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट लाकर बनाई जाती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में उसको आर्टिकल दिया जाता है, तो वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। मतलब अगर किसी भी अध्यादेश को लाकर चीजें बनाई जाती हैं, है ना, तो वो क्या हो जाती है, वो आपका स्टैच्यूटरी बॉडी हो जाती है, ठीक है। तो अगला देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री तो होते हैं, उसके बाद में क्या होता है, 6 कैबिनेट सदस्य के मंत्री होते हैं, ठीक है, और गृह मंत्री सहित, ठीक है। गृह मंत्री तो होते ही हैं, तो उसमें 6 कैबिनेट प्रधानमंत्री और 6 कैबिनेट सदस्य होते हैं। नियुक्ति भी करते हैं और मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। 6 सदस्य, जो ये 6 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है। सभी इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, ठीक है, इसमें शामिल हो सकते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं, वो इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। और अगला है, इसकी स्थापना किस आयोग के द्वारा हुई थी, तो ये 1990 का जो सरकारी आयोग था, उसी ने इस चीज का प्रस्ताव दिया था कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इसका निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तो ये सरकारी आयोग द्वारा था। अगला यहाँ पे है, भारत में जो इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्यावरण अधिनियमों का अवलोकन है, उनके बारे में, ठीक है, देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1772 है, ठीक है। अगला है आपका जल प्रदूषण अधिनियम 1784, ठीक है। पहले आपका वन को संरक्षण करेंगे, वन्य जीव जो यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं उनको संरक्षण करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनके लिए हम जल उपलब्ध करवाएंगे कि अच्छा उनको वाटर मिल सके, अच्छी चीजें मिल सके। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले, उसके बाद में हम तुरंत जल करवाएंगे। कब करवाएंगे, 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम लाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ के हम फिर जब हमने जल करवा दिया, फिर हम वन अधिनियम की, अब हम ये इंश्योर करेंगे कि अब तो उनको जल अच्छा मिल रहा है, उसके बाद में वनों का संरक्षण भी होना चाहिए, वनों को तो नहीं कोई काट के ले जा रहा है। तो 1980 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1980 में हम करेंगे कि ये वनों को संरक्षित करेंगे, तो हम अधिनियम लाएंगे, वन अधिनियम 1980 का। फिर अगला, हम जब वन को सही कर लेंगे तो वन हमें क्या देंगे, वायु देंगे, ठीक है। तो हम ये भी इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे वायु प्रदूषण अधिनियम कब का आएगा, 1981 का, 1981 का जो वायु प्रदूषण अधिनियम हो गया। अगला आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हो गया, 1986 का। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद जस्ट कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो आपका ये लाया गया था 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पे है जैविक विविधता अधिनियम, जो कि 2002 का है, ठीक है। क्या हो गया, जैविक विविधता जो अधिनियम है, वो आपका कब का है, 2002 का है। अगला आपका वन अधिकार, आपने जो वन संरक्षण अधिनियम, वन को संरक्षण कर लिया था, वो कब किया था, 1980 में किया था। आपने जब वन को संरक्षण कर लिया, तो आपको क्या, आप फिर ये इंश्योर करें कि वनों के राइट्स, उनके अधिकार क्या है। फिर आपने अगर एक्ट बना लिया, फिर उसके बाद में आप राइट इंश्योर करेंगे, तो राइट इंश्योर करेंगे 2006 में, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे है, देखिए, ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम है, यानी कि एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जब आया, ये आया 2010 में। कब आया, 2010 में आया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें बोल दीजिएगा, हम इसको उपलब्ध करा देंगे। अगला देखिए, यहाँ पे जल प्रदूषण अधिनियम 1947 के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। कब की गई, 1947 में। जल प्रदूषण अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। अगला यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भोपाल गैस ट्रेजेडी के ठीक बाद आया था, जैसा हमने आपको बताया था, कब, जो 1986 का ये था, ठीक है।
1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था उसके ठीक बाद का ये था। अगला यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण के बारे में है। जो प्राथमिक प्रदूषण क्या होते हैं और सेकेंडरी प्रदूषण क्या होते हैं, इन चीजों को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डीडीटी, प्लास्टिक, CO, CO2, नाइट्रिक ऑक्साइड, NH3, अमोनिया, सीसा, मीथेन। जिन चीजों को आप जानते हैं, ठीक है, क्या जिन चीजों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब आप डेली लाइफ में उनको फेस करते हैं, जैसे कि डीडीटी हो गया, प्लास्टिक भी आप करते हैं, CO हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में आपको पता ही होगा, NH3 हो गया यानी कि अमोनिया जिसे बोलते हैं, शीशा हो गया, मीथेन हो गया, है ना। ये सब क्या, ये आपका हो गया प्राथमिक प्रदूषण। फिर आपका ये जो द्वितीयक प्रदूषण है, ये कौन है, पैरोक्सिन है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि पेन हो गया, जैसे कि पेन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या है, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो, कि पेन जो है ये किस में आता है, ये आपका सेकेंडरी पोल्यूशन में आता है, ठीक है, किसमें आता है, सेकेंडरी पोल्यूशन में आता है। ओजोन भी आपका सेकेंडरी पोल्यूशन है। स्मॉग यानी कि कोहरा, स्मॉग किससे बनता है, स्मॉग किस चीज से बनता है, जब आपका कोहरा होता है विंटर्स में आप देखते होंगे, उसके बाद में जब आप विंटर्स में आग जलाते हैं तो धुआं होता है, तो उस धुआं और ये जो कोहरा का जो मिक्सर होता है वही होता है स्मॉग आपका, ठीक है। फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसे मैच मत करिएगा। यहाँ पे जो इसमें जो सेकेंडरी पोल्यूशन है वहां पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलेगा। जो आप प्राइमरी पोल्यूशन में जाएंगे, पोल्यूटेंट में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। हमने जो कुछ भी आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसे पढ़िएगा बहुत अच्छे से, और अगर चाहे तो आप मेरे इस नोट्स को भी एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, तो आपको ये जो हमने पढ़ाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि अच्छी चीजें हैं या नहीं है, तो प्लीज आप PYQ जरूर से देखें, आपको ये जो कंटेंट दिया जा रहा है इसकी जो वैल्यू है वो पता लग जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको हमें अच्छी लगती है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।